बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। पहले मैं थोड़ा-सा जो आपने भी तफ़सीलन जो बातें कहीं उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 में स्टेट बैंक की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था और जी। ये महीना अप्रैल का ही था जिसमें ये बताया गया था कि बैंक्स को मुतल्ला किया गया था कि आप किसी किस्म की कोई लेन-देन नहीं करेंगे। अच्छा उस वक़्त उस दिन से लेकर और अब तक जो है पाकिस्तान में ये देखा गया कि इन 8 सालों में पाकिस्तान की अवाम ने इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया और उसकी जो तादाद है इस वक़्त वो 4 करोड़ से ज़्यादा पहुँच चुकी है। तो अच्छा। मेरे ख़्याल से बहुत खुशाइन एक इक़दाम हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कह लें या पीवारा की तरफ से जिसका क़याम जो था वो जुलाई 2025 में आया और जिसके चेयरपर्सन जो है वो बिलाल बिन साकिब हैं। अब जहाँ तक बात है जो अभी आपने इसको तफ़सीलन जो आपने बताया कि जो अब स्टेट बैंक ने ये तमाम बैंक्स को कह दिया कि अगर कोई आपके पास वीएसपी यानी कि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर जो क्रिप्टो करेंसी की लेन-देन में जो काम करना चाहता है उसके लिए पहले उसको एनओसी लेना लाज़मी है। आप ये जाके चीज़ें जो है वो पीवारा की वेबसाइट से देख सकते हैं क्योंकि पीवारा को इख्तियार हासिल है कि वो उसका लाइसेंस का इजरा करे, उसके ऊपर वो रेगुलेशंस लेकर आए, सारी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो पीवारा के अंडर आती हैं। तो ठीक इस है। सही। तरह से जो है अगर जो भी यहाँ पे स्टार्टअप या जो भी जो फिनटेक कंपनीज़ हैं अगर उसमें सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, उसमें वो काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो एनओसी का जो है वो एनओसी हासिल करें पीवारा से और फिर हुँ। उस एनओसी की बिहाफ़ पे जाके अपने किसी भी बैंक में अकाउंट अपना खुलवा बिल्कुल सही। सकें। अच्छा, मिसाल तो के तौर हारून पर साहब, अगर जुनैद के पास पैसे आने वाले हैं, वो बड़े नहीं, परेशान हैं आ कि चुके इन्वेस्ट हैं, कहाँ करने, बल्कि आ आ चुके हैं। चुके हैं। हाँ जी। तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कहाँ पर किस बैंक में जाके अकाउंट खुलवाएँ, उसके लिए थोड़ा-सा गाइडेंस चाहिए। देखिए, इनको तो किसी अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं, इनका तो ऑलरेडी जो अपना अकाउंट चल रहा है। होता अच्छा। क्या है कि जब आप कंपनी से राब्ता करेंगे, जैसे कोई वीएसपी का जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे हमारे पास एक्सचेंजेस चल रही हैं, हुँ। उनका अपना क्लाइंट मनी अकाउंट खुल जाएगा। इससे ओके। पहले पाकिस्तान में एक हमारे पास एक एक कंपनी चल रही थी, जिसको बाद में जिन्होंने मतलब खुद शट डाउन कर दिया था अपने काम को, तो हम क्या करते थे, उनके बैंक के अकाउंट में जाके हम पैसे जमा करते थे और उसके बदले फिर हम बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी हम जाके खरीदते थे। इसी तरह अब होना ये है कि जब कोई ये किसी ऑपरेटर या किसी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करेंगे, तो उनका अपना एक अकाउंट होगा। वो किसी पाकिस्तानी बैंक के अंदर अकाउंट होगा, तो अपने अकाउंट से उनके अच्छा, अकाउंट इसमें में वो वैसे ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें प्रेफ़रेबली पैसे आपके ख़्याल में कौन-सा अकाउंट कौन-सा मोड ऑफ़ अकाउंट इसमें ज़्यादा सपोर्टिव होगा? कुछ लोगों के सैलरी अकाउंट होते हैं, कुछ लोगों के म्यूचुअल अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट्स हैं, तो बेहतर कौन-सा है जो कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करें? हारून साहब? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, थोड़ी-सी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऑपरेटर, कोई वीएसपी जब उसको एनओसी मिल जाएगा, तो उसका अकाउंट खुलेगा, उसमें जो लेन-देन करेगा, वो मिसाल के तौर पर कोई एक्सवाईज़ेड कंपनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे वो अपना क्लाइंट मनी अकाउंट खुलवाती है, तो हारून एज़ एन इंडिविजुअल जो है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उससे वो फैसिलिटी हासिल करेंगे। ओके। लेकिन उस अकाउंट के ऊपर अकाउंटेबिलिटी क्लाइंट मनी अकाउंट मेरा नहीं है, उस कंपनी का क्लाइंट मनी अकाउंट होगा। कल तक क्योंकि कोई ऐसी ओके। तो सर्विसेज़ मतलब मौजूद हम नहीं है अभी लोग तक जो लोग आज़ादाना तौर पर इंडिविजुअली क्रिप्टो नहीं कर में बिल्कुल सकते। इंडिविजुअली हम नहीं कर सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्ट, नहीं कर बल्कि सकते हैं, हमें नहीं आप तो अपने कर अकाउंट्स के सकते नहीं, थ्रू नहीं, 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 किसी नहीं। कंपनी के थ्रू। नहीं, आप समझ नहीं रहे बात को। मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे अभी पाकिस्तान में आपको पता है 300 बिलियन यूएसडीटी का जो है वो पूरे साल का टर्नओवर है। ठीक है। ये 300 बिलियन यूएसडीटी तो पीकेआर से गए ना। हुँ, अभी तक जो एक्सचेंजेस पाकिस्तान में जिनको हाल ही में लाइसेंस मिला है, एनओसी मिला है, उन्होंने एक पी2पी की सहूलत रखी हुई है कि आप पी2पी के ज़रिए जाके ले सकते हैं, लेकिन उसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो बाय और सेलिंग कर रहे थे। अब उन कंपनी को कहा है कि तुम अपना अकाउंट खोलो किसी भी बैंक में जाके। अब हारून जो है अपना वो पीकेआर आज़ादाना तौर पे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और उनसे वो सर्विसेज़ लेंगे। मुझे किसी अकाउंट को खुलवाने की ज़रूरत नहीं, जो मेरे करंट अकाउंट चल रहे हैं इस वक़्त, जिस बैंक के साथ भी है, मुझे उसको इस्तेमाल करना होगा। लेट्स सपोज़ आपने अगर क्रिप्टो करेंसी परचेज़ करनी है, तो पहले आपके पास पीकेआर होना चाहिए। उस पीकेआर के बाद आप करेंगे स्टेबल कॉइन परचेज़ करेंगे। वो स्टेबल कॉइन परचेज़ करने के लिए आप उस वीएसपी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। लेट्स सपोज़ आपके पास 10 लाख रुपए की सरमायाकारी है, तो आपने 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और उसके बदले आपको यूएसडीटी मिल गया। उस यूएसडीटी को लेके आप जब आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहें, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, बिल्कुल ठीक। बहुत लातादाद ऐसी क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं। तो तो अभी इसमें तो बल्कि अब तो ये आसान हो गया है काम, हुँ, बल्कि इससे तो अब आसान ही हो गया है कि अब लोग जो है पहले पूछते थे किस अकाउंट में पैसे जमा कराएँ, क्योंकि हुँ। जब आप किसी अकाउंट में जमा कराएँगे, वो किसी वीएसपी का क्लाइंट मनी अकाउंट होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हारून साहब, अभी आपके ख़्याल में क्रिप्टो के हवाले से और दीगर जो मुख्तलिफ़ कॉइन्स हैं या डिफरेंट जो मॉड्स हैं, उसके अंदर किसका स्कोप ज़्यादा है? बिटकॉइन यकीनी तौर पे सबकी पहुंच में नहीं है। इसी तरह के जो टॉप 5 जो डिफरेंट मॉड्स हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के, वो भी बहुत ज़्यादा उनके प्राइसेस हैं। स्कोप किसका है और इसको अगर समझना चाहे एक लेमैन, तो उसको आगाज़ कहाँ से करना होगा? कहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया जाए? अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें 2012 की, तो उस वक़्त बिटकॉइन की जो वैल्यू थी, जो उसकी कीमत थी, वो तकरीबन कोई $35 की थी और आज जो है इसकी वो 78,000 $78,000 है।
अब आपको पता है कि बिटकॉइन में अगर आप सरमायाकारी करते हैं तो आपको उसमें डबल और ट्रिपल का मिलना बहुत मुश्किल है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी जो टॉप 10 करेंसीज है उनमें भी आपको इतना रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी मार्केट कैप बहुत बिल्कुल। ज़्यादा है और उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें मुख्तलिफ कैटेगरीज की, जिसमें एआई है, एआई एजेंट है, डीपिन है, इसके अलावा रॉज हैं, इसके अलावा जो प्राइवेसी कॉइन्स है, ये चंद ऐसी कैटेगरीज है जिनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। आप उनमें सरमायाकारी करें उनकी, और ऐसे टोकन या ऐसे कॉइन को देखें जिनकी मार्केट कैप बहुत कम है, उनकी इंपॉर्टेंस जो है, उनकी वैल्यू नहीं है। लोग समझते हैं कि इंपॉर्टेंस नहीं है तो वैल्यू भी नहीं होगी। वैल्यू ना होने से आपको एडवांटेज ये है कि आप बिल्कुल इसको एक ऐसी प्राइस से बाय करते हैं कि आइंदा आने वाले 6-8 महीने में आपको वो 4-5 गुना 10 गुना आपको रिटर्न दे सकता है, और ये रिटर्न आपको बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टो करेंसी नहीं दे सकती। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताएगा हारून साहब के सार्फिन के लिए क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में रिस्क कहाँ कहाँ पर मौजूद है और उससे निपटने के लिए क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं, क्योंकि लोग घबराते भी हैं इन्वेस्टमेंट करने से। दो तरह की इसमें ट्रेडिंग होती है, स्पॉट ट्रेडिंग होती है और फ्यूचर ट्रेड होती है। ज़्यादातर लोग यहाँ फ्यूचर ट्रेड करते हैं और वो अपना पैसा ज़ाया कर देते हैं, अच्छा। क्योंकि उसमें बेसिकली आप प्राइस के ऊपर बेट करते हैं कि अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है तो मैं उसमें सरमाया का, उसमें वो शर्त लगाते हैं कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो मेरे इतना पैसा बन जाएगा। अगर बिटकॉइन ऊपर नहीं गया, नीचे आया, तो आपका पूरा अकाउंट जो है वो वॉश आउट हो जाता है। इससे में सबसे बड़ा नुकसान आपका कैपिटल चला जाता है। लेट सपोज अगर मैंने अब हम बात करें स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में होता है कि आपके पास जब आप टोकन परचेज कर लेते हैं वो आपकी कस्टडी में आ जाते हैं। अब आप उसको वेब3 वॉलेट में लेके चले जाएं या आप उसको एक्सचेंज के वॉलेट में पड़े रहते हैं। लेट सपोज मेरे पास $1000 थे, 1000 USDT थे, और मैंने एक ऐसा टोकन बाय किया जिसकी वैल्यू $1 की थी, तो मेरे पास 1000 टोकन आ गए। जैसी उसकी प्राइस बढ़ेगी, यानी कि अगर वो $1.5 का हो जाएगा तो मेरा जो बैलेंस है वो 1500 USDT का हो जाएगा। $1500 मैंने, यानी कि 500 का मुझे प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर वो नीचे आ भी जाएगा तो मेरे टोकन जीरो भी नहीं होंगे, मेरा कैपिटल थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन मैं वॉच आउट रहूँगा, मैं मतलब मैं जीरो नहीं होऊंगा, क्योंकि उसमें लिक्विडेशन नहीं होती। एज फार एज द फ्यूचर ट्रेड इज कंसर्न, उसमें आपका जो वॉश आउट होने का इम्कान होता है, क्योंकि आपके पास एक सर्टेन वैल्यू आ जाती है, एक लिमिट आ जाती है कि इसके बाद वो लिक्विडेशन आ जाती है, और वो ऐसी चीज़ है कि आप जी। वो टोकन अपने पास बाहर लेकर आ नहीं सकते। तो मैं अपने तमाम बीइंग एन एडवाइजर हारून, मैं हर एक को एडवाइस करता हूँ कि आप स्पॉट ट्रेडिंग में ठीक है। हिस्सा लें, आप अच्छा, उसमें सरमायाकारी हारून आप साहब